नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं सचिन कुमार। आप देख रहे हैं 30 यार्ड्स। आज आईपीएल का 11 नंबर मैच खेला जाना है और आज के मैच के बारे में बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सजल साहू और उपेंद्र थापक। तो आप दोनों का धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सजल जी, मेरा सवाल आपसे है कि आज आईपीएल का मैच खेला जाना है इकाना स्टेडियम में, तो हमारे दर्शकों को इकाना पिच के बारे में कुछ बताइए कि कैसी पिच है और पिच का क्या बर्ताव रहेगा आज। देखिए, इकाना स्टेडियम जब से वहाँ पर खेला गया है मैच, जब से वहाँ पर चालू हुआ है, वहाँ पर ये कहा जाता है कि स्पिनर फ्रेंडली ही विकेट होती है। और मैं आपको बता दूं कि पिछले जो 7 से 8 मैचेस है वहाँ पर जो स्कोर है वो काफ़ी कम रहा है। जैसे कि 125 रन, अगर आप देखा जाए कि T20 में 125 रन बनना काफ़ी आम बात नहीं है, बहुत ही ज़्यादा ही ख़राब चीज़ है। 108 रन, 128 रन, 160 चलो बन जाता है, 130 रन, तो ये काफ़ी ज़्यादा ही वहाँ पर रिकॉर्ड ख़राब है अगर रनों की बात की जाए। इसी के साथ आपको बता दूं कि स्पिनर फ्रेंडली विकेट मिलेंगे आपको, स्लो विकेट है, और उसके हिसाब से जो आपके बल्लेबाज है उनको वहाँ पर खेलना होगा। देखिए, मैं इसमें एक आंकड़ा ऐड कर देता हूं सजल जी की बात में। इकाना स्टेडियम में अब तक 7 मैच खेले गए हैं, जिसमें कि 5 बार पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम जीती है और जिन्होंने चेस करा है उनको हार मिली है। यानी कि मैच में दूसरी इनिंग में बॉल रुक रुक कर आती है, जिससे कि बल्लेबाजों को मैच में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो मेरा दूसरा सवाल उपेंद्र जी आपसे है। लखनऊ लखनऊ अपने पहले मैच में कहीं ना कहीं बल्लेबाजी में और गेंदबाजी में पिछड़ती नजर आई, तो उस पर आप क्या कहेंगे? क्या विचार है आपके इस बारे में? देखिए, लखनऊ अपना पहला मैच राजस्थान से हार गई, 20 रन से हार गई। बाकी लखनऊ के पास बल्लेबाजी अच्छी है, कप्तान के राहुल हैं। उसके बाद उनके पास जो शुरू होते हैं तो क्विंटन डीकॉक, देवदत्त पाडिक्कल, आयुष बड़ौनी, दीपक हुड्डा, एक लंबा चौड़ा बैटिंग लाइनअप है। लेकिन इन बल्लेबाजों को टिक कर खेलना होगा पिच पे और अपनी जो काबिलियत है उसके अनुसार खेलना होगा। आयुष बड़ौनी को हमने पिछले सीजन में देखा था कि वो आते थे, लास्ट में हिटर की भूमिका निभाते थे और अच्छे शॉट मार के आउट हो जाते थे, मतलब आउट इन द सेंस कि अपना काम कर जाते थे। वही कारण था कि वो टीम बार बार प्लेऑफ्स में पहुंचती है। 2 सीजन हो गए हैं लगातार अच्छा परफॉर्मेंस करती आ रही है। कप्तान के राहुल का विकेट कीपिंग करना टीम इंडिया के लिए भी अच्छा है कि वो अपने आप को एक विकेट कीपर के तौर पर तैयार कर रहे हैं। T20 वर्ल्ड कप भी आने वाला है। बाकी स्टोइनिस और दीपक हुड्डा और निकोलस पूरन, इनका अपने रंग में आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक ये खिलाड़ी मैन खिलाड़ी जो उनके हैं वो रंग में नहीं आएंगे तब तक लखनऊ का आगे बढ़ना आई डोंट थिंक सही होगा। और उसके बाद कुणाल पांड्या की बात आती है। कुणाल पांड्या हार्दिक पांड्या के भाई है, अपने आप में एक ऑलराउंडर की भूमिका निभाते हैं, वो भी अच्छे शॉट्स मार सकते हैं वहाँ पर, और साथ साथ किफ़ायती गेंदबाजी करके टीम को विकेट्स निकाल के भी दे सकते हैं। जैसे रवि बिश्नोई हैं, और भी बॉलर बहुत हैं। बाकी अफगानिस्तान के जो एक बॉलर है नवीन उल हक, उनका फॉर्म में रहना ज़रूरी है। पिछले सीजन में हमने देखा था कि वो एक गहमा गहमी हो गई थी मैंगटॉल, गौतम गंभीर और नवीन उल हक, विराट कोहली के बीच में। उसके बाद से वो शांति हुई, अब नॉर्मल में है वो चीज़। तो उसको धीरे धीरे इनको पीछे छोड़ के आगे बढ़ना होगा और टीम के लिए अच्छा प्रदर्शन करना होगा। इसी में लखनऊ की भलाई है और आईपीएल की भी भलाई है। सजल जी, जैसे उपेंद्र ने बताया कि जैसे लखनऊ अपने गेंदबाजी और बल्लेबाजी में पिछले मैच में पिछड़ी, तो देखिए जैसे लखनऊ की गेंदबाजी में मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छे गेंदबाज हैं। जैसे कि अभी गाबा पर धमाल मचाने वाले शमार जोसेफ हैं, हाँ, और अमित मिश्रा जैसे स्पिनर हैं। तो कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं है कि लखनऊ की इतनी अच्छी गेंदबाजी के बाद भी लखनऊ अपने पहले मैच में राजस्थान से 191 रन खाई, 191, तो इसके पीछे क्या कारण रहे होंगे? देखिए, मेरे पास अभी है स्क्वाड लखनऊ की, जिसमें बैटर्स की लिस्ट कम है, ऑलराउंडर सबसे ज़्यादा है और बॉलर सबसे ज़्यादा है। ऑलराउंडर्स की लिस्ट में आपके पास है दीपक हुड्डा है, मार्कस स्टोइनिस है जो ऑस्ट्रेलिया से आते हैं, और डेविड विली है, खेलेंगे कि नहीं यह तो नहीं पता। और मेन बॉलर के लिस्ट में है रवि बिश्नोई हो गए, अमित मिश्रा हो गए, नवीन उल हक हो गए और मोहसिन खान हो गए। आपको बता दें कि सबसे पहले तो मैं आपको पहले इनके बारे में बता देता हूँ। जिस तरीके की पिच है वहाँ पर, उनके खिलाफ अगर ये गेंदबाज खेले तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा ये स्कोर या टारगेट सामने वाले खड़ा करने देंगे। उसके साथ मैं मोहसिन खान की बात करना चाहता हूँ। मोहसिन खान एक ऐसे बॉलर है जो अभी कमबैक कर रहे हैं, और मोहसिन खान एक ऐसे बॉलर भी है जिन्होंने शमी के साथ पिछले कुछ समय में काम किया है अपने बॉलिंग के ऊपर। उन्होंने छोटा रनअप चालू किया है अभी अपना, और जिस तरीके से वो इफ़ेक्टिव बल्लेबाज माफ़ कीजिए बॉलिंग डाल रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि वो सामने वाली टीम को इस मैच में
अपने स्टेडियम में अपने होम ग्राउंड पर कोई बड़ा स्कोर खड़ा करने देंगे। लेकिन हाँ, उसके मैं आपको ये भी बता दूं कि दोनों टीम ने पिछले सीज़न एक मैच यहाँ खेला है इकाना स्टेडियम में, लेकिन उसमें हुआ यह है कि एक मैच हार चुकी है एलएसजी की टीम और पंजाब की टीम वहाँ जीती हुई है जी। अच्छा सजल जी, एलएसजी की स्पिन अटैक, जैसे कि आज की पिच है जी जी। स्पिन फ्रेंडली है, तो मुझे बताइए कि आज क्या किस स्पिन अटैक के साथ एलएसजी उतर सकती है? क्या अमित मिश्रा को मौका मिल सकता है क्या आज के मैच में? देखिए, मिल सकता है, अमित मिश्रा को भी मौका मिल सकता है, लेकिन मैं अपने लिस्ट में एक तो कुणाल पांड्या को रखूँगा और बिश्नोई को रखूँगा, क्योंकि बिश्नोई का T20 परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है। और कुणाल पांड्या को रखने का मेरा मकसद यह भी है कि कुणाल पांड्या देखिए बॉलिंग के साथ बैटिंग भी कर सकते हैं। हमने देखा है कि जब वो इंडिया के लिए खेलते हैं, मतलब जब खेले थे इंग्लैंड के खिलाफ और T20 में भी जब खेले हैं, तो जब उनकी बैटिंग करने की बारी आती है तो 3-4 छक्के चौके वो मार के अच्छे खासे रन, मतलब कि जो टीम को ज़रूरत रहती है 9 बॉलों में 20 रन या 10 बॉलों में 20 रन, 22 रन, 25 रन वो बना के देते। लेकिन मैं ये नहीं मानता कि अमित मिश्रा के साथ शायद ऐसा है। इसी कारण मैं एक तो रवि बिश्नोई और दूसरे हैं कुणाल पांड्या, क्योंकि वो बैटिंग भी कर सकते हैं। चलिए, एलएसजी की तो हमने बात की, अब हम बात करेंगे पंजाब की। तो उपेंद्र जी, पंजाब अपना 2 मैच खेल चुकी है। पहला मैच दिल्ली से हारी, पहला मैच दिल्ली से जीती है और अपना पिछला मैच आरसीबी से हार कर आ रही है जी। तो आप कहीं ना कहीं मुझे ये बताइए कि पंजाब की बल्लेबाजी, ऐसा देखा गया है कि पंजाब अपने पावर प्ले में रन नहीं बना पा रही है, उसके पीछे अब क्या कारण है? देखिए, पंजाब की बल्लेबाजी का चलना 2 खिलाड़ियों पर निर्भर करता है। एक तो शिखर धवन, दूसरे जॉनी बेयरस्टो। इनके दोनों ओपनिंग आते हैं और ओपनिंग के बाद जॉनी बेयरस्टो को हमने देखा था जब वो दूसरी टीम के 2 सीज़न पहले दूसरी टीम से थे, तो वो बटलर के साथ आते थे और लगातार शॉट्स मारते जाते थे। इंग्लैंड के खौफनाक बल्लेबाज हैं, गेंदबाजों के काल कहा जाता है उन्हें, और जो जिस दिन वो अपने रंग में होते हैं उस दिन तो उन्हें रोकना मुश्किल है। लेकिन पिछले 2 मैचों से उनका प्रदर्शन उस अनुरूप नहीं रहा। जो शिखर धवन का भी प्रदर्शन था वो उनके नाम अनुरूप नहीं रहा। वो काफ़ी समय से इंडिया से बाहर है, इंडियन टीम से बाहर है, तो उसका असर पड़ता है। और उनकी जो निजी ज़िंदगी है उसमें भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, लगातार लड़ाइयाँ चल रही हैं, तो वो इंसान की जो प्रोफेशनल लाइफ है उसके ऊपर असर डालता है। देखिए, हाँ बताइए, बोलिए। पिछले मैच में उनका प्रदर्शन इतना बेहतर नहीं रहा, क्योंकि 16 बॉल में खेल के 22 रन बनाए उन्होंने, लेकिन सैम करन ने आके वो पारी संभाल ली। अगर सैम करन वहाँ पर जल्दी आउट हो जाते या उतने रन नहीं बना पाते तो शायद पंजाब वो वाला मैच ही हार जाती। उसके बाद लियाम लिविंगस्टोन जो है, उन्होंने भी थोड़े शॉट्स लगाने की कोशिश की, 38 रन बनाए, छक्के भी मारे, लेकिन लिविंगस्टोन हार्ड हिटर खिलाड़ी हैं, वो नीचे आते हैं, उन्होंने ज़्यादा बॉलें उन्हें चाहिए, उसके बाद वो जितना ज़्यादा खेलेंगे उतना ज़्यादा बेहतर है। रविशंकरन कौर को तीसरे नंबर पर 1 डाउन उतार देना वो कहीं ना कहीं दिखाता है कि उनके पास तीसरे नंबर पर खिलाड़ियों की कमी है। इसलिए क्योंकि सिमरन कौर जो है वो अच्छी खिलाड़ी है, लेकिन लेवल की बात हो जाती है। यही मैं कहना चाहूँगा कि बाकी ठीक है, टीम अच्छा कर रही है, जितेश शर्मा भी है उनके पास जो ऊपर आ सकते हैं प्रवीण कौर की जगह। तो चलिए, यही सवाल मेरा आपसे है कि क्या कमी है बल्लेबाजी में जो पावर प्ले में रन नहीं बन पा रहे हैं? मैं अपने दर्शकों को आंकड़ा बता दूं कि पंजाब का सबसे कम पावर प्ले में स्ट्राइक रेट है दोनों बल्लेबाजों का, और कहीं ना कहीं बेयरस्टो बल्लेबाजी पावर प्ले में नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके बारे में कुछ बताइए। मैं आपको एक पिछले दौर में लेके जाता हूँ, जब 2015 या 16 का जब T20 जो फॉर्मेट था, उस वक्त 20 बॉलों पे 25 रन, 25 बॉलों पे 30 रन वाला जो स्ट्राइक रेट था या जो रन रेट था वो चल जाता था। उस टाइम ये भी बोला जाता था कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसी तरीके से T20 क्रिकेट खेला जाएगा। लेकिन अब T20 क्रिकेट के डायनामिक्स चेंज हो चुके हैं। जो टीम है जब सामने वालों को टारगेट देती है तो वो सबसे ज़्यादा डिपेंड करती है उसके ओपनिंग प्लेयर किस स्ट्राइक रेट से और कितना रन पावर प्ले में खड़ा कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि सबसे पहला मैच पंजाब ने शायद दिल्ली के खिलाफ खेला था। उसमें शिखर धवन और जॉनी बेयरस्टो का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा नहीं रहा। उसके बाद जब उनका आरसीबी के साथ हुआ तो जॉनी बेयरस्टो के जो खेल है उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे, वो सिंगल डिजिट में ही वो आउट होकर चले जा रहे हैं। लेकिन शिखर धवन ने 37 बॉल पे 45 रन बनाए थे, 120 का स्ट्राइक रेट है। मतलब कि आधे से ज़्यादा बॉल जो उन्होंने पावर प्ले में ही ख़त्म कर दिए थे। तो एक तरीके से मिडल ऑर्डर पर जो है प्रेशर पड़ जाता है। तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट यहीं से पड़ता है कि आप किस तरीके से ओपनिंग कर रहे हैं। उसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर निचले क्रम की बल्लेबाजी देखा जाए, जहाँ प्रभसिमरन सिंह, लिविंगस्टोन आते हैं,
तो मुझे ऐसा लगता है कि इस साल पंजाब को उन पर इतना ज़्यादा भरोसा नहीं है, इसी कारण शिखर धवन एक एंकर का रोल निभा रहे हैं। आप जब भी देखेंगे अगर कोई दूसरा आउट हो रहा है तो शिखर धवन अपना खेलने का जो अंदाज़ है वो स्लो कर देते हैं, और जैसे कि लिविंगस्टन हो गए और सैम करन तो वैसे अच्छे चल रहे हैं, लेकिन लिविंगस्टन को जिस चीज़ के लिए ख़रीदा गया है कि मतलब लंबे लंबे छक्के मारते हैं, ऐसे छक्के मारते कि शायद वो ग्राउंड से ही बाहर चले जाए, उस चीज़ के लिए अभी तक वो खरे नहीं उतर पाए। वैसे जितेश शर्मा ने भी अच्छी बैटिंग किया, तो मुझे लगता है कि वैसे शुरुआती दौर है इस टूर्नामेंट का, धीरे धीरे इनका बैटिंग जो क्रम है और जो स्ट्राइक रेट है वो शायद बढ़ेगा, क्योंकि कल हमने देखा किस तरीके से केकेआर जो पहला मैच मतलब पास में ही हारी थी बहुत कम गैप से, लेकिन उस धीरे धीरे उन्होंने जो उनका बैटिंग क्रम है धीरे धीरे वो अब लय में आ रहा है। तो शायद इनके साथ भी हो आगे आने वाले मैचों में, आज ही हमें देखने मिले कि वो फिर से अब वो चालू कर दे अब बैटिंग करना अच्छे से। मैं दर्शकों को एक आंकड़ा बता दूं कि इकाना स्टेडियम में लखनऊ और पंजाब के बीच अभी तक 3 मैच खेले गए हैं, जिसमें कि लखनऊ ने 2 मैच जीते हैं और पंजाब ने 1 मैच जीता है। तो पंजाब की बात करते हुए उपेंद्र जी, मुझे आप ये बताइए कि अर्शदीप सिंह जो कि 2 मैच में गेंदबाजी की लय में लगे हैं, उनके लिए ये आईपीएल कितना महत्वपूर्ण होगा T20 वर्ल्ड कप को मद्देनजर रखते हुए? देखिए, अर्शदीप सिंह एक अच्छे प्लेयर हैं, उन्होंने इंडिया को भी रिप्रेजेंट किया है, अपनी टीम पंजाब को भी रिप्रेजेंट करते हैं, और पिछले सीजन में उन्होंने अच्छा खासा प्रदर्शन भी किया था पंजाब के लिए। लेकिन अब क्या है कि इंडियन टीम के जो वर्ल्ड कप टीम है उसमें बहुत सारे प्लेयर्स हैं। अर्शदीप सिंह को उसमें अगर अपनी जगह बनानी है तो उन्हें बहुत अच्छा प्रदर्शन करना होगा इस आईपीएल में, क्योंकि देखिए अभी बैटिंग लाइनअप भी इंडिया की जो T20 के लिए है वो डिसाइडेड नहीं है। लोग विराट कोहली के नाम पे भी उंगलियां उठा रहे हैं, और कल जैसा प्रदर्शन रहा, स्ट्राइक लो रहा, वैसे उनको लेके कई मीम भी बने सोशल मीडिया पे। क्योंकि देखिए अगर इस तरीके से आप बैटिंग करते हैं तो जैसे सजल ने बोला कि अब वो दौर नहीं है कि आप स्ट्राइक रेट 150 से नीचे होकर आईपीएल में खेलते हैं और लोग आपको अच्छा बोलेंगे। क्योंकि बाकी टीमों का देखिए आप, और बाकी जैसे इंग्लैंड का बेसबॉल है, जब वो बेसबॉल बात करते हैं, टेस्ट में बात करते हैं, लेकिन वही प्रदर्शन अगर वो T20 में दोहराते हैं तो वही चीज़ उनको फ़ायदा देती है वहाँ पे। वो लंबे लंबे शॉट, लिविंगस्टन हो गए, बेरेस्टो हो गए और बटलर हो गए, वो 3 खिलाड़ी ऐसे आते हैं कि वो आके ही शॉट मारना चालू कर दें। सैम करन है, बेन स्टोक्स है, इनको आप कैसे रोकेंगे? उस आधार पे, और इंडिया का T20 वर्ल्ड कप का जो प्रदर्शन रहा है वो इसी आधार पर डाउन रहा है, क्योंकि खिलाड़ी एंकर करने की कोशिश में रहते हैं, वो शॉट मारने की कोशिश नहीं रहते। बाकी अर्शदीप सिंह की अगर बात की जाए तो जसप्रीत बुमराह और बाकी खिलाड़ियों के होते हुए अर्शदीप सिंह को अगर अपनी टीम में जगह बनानी है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। पंजाब को भी इससे फ़ायदा होगा उनकी मेहनत से, और बाकी प्रदर्शन उनका ठीक नहीं रहा है, जाके इकॉनमी इतना ज़्यादा सही नहीं रहा उनका, लेकिन तब भी वो किफ़ायती गेंदबाज हैं और अपनी कमजोरियों पर काम करेंगे और जितने जल्दी हो सकेगा वापस अपनी उसी किफ़ायती और लाइन पर लौटेंगे। सजल जी, मेरा एक आपसे महत्वपूर्ण सवाल है। सिकंदर रजा जी, जो कि पंजाब के लिए एक ऑलराउंडर ही मान के चलते हैं, उन्हें ऑलराउंडर ही हैं जी, और अभी देखा गया है कि हाल ही की T20 लीग्स में बहुत अच्छा प्रदर्शन करके आ रहे हैं, पर फिर भी पंजाब के प्लेइंग 11 में उनके लिए जगह नहीं बन पा रही। देखिए पिछले साल उनको ख़रीदा गया था, इसलिए ख़रीदा गया था कोई T20 वर्ल्ड कप हो रहा था, और T20 वर्ल्ड कप में उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन किया था। सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ नहीं, इंडिया के खिलाफ और जितने भी मैचेस खेले उन्होंने बड़ी बड़ी टीमों के खिलाफ उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, और बैटिंग में भी अच्छे वो कारगर साबित हुए। इसी कारण उनको पिछले साल लिया गया है। इस साल मुझे लगता है कि उन्हें लेना ही चाहिए, क्योंकि आज जैसे पिच है और जिस तरीके की वो बॉलिंग डालते हैं और बैटिंग भी करते, उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस टीम में। यानी कि आज के मैच में सिकंदर रजा खेलते नज़र आ सकते हैं पंजाब के लिए। जी, मैं आपको ये भी बता दूं कि जैसे कि ये आप अर्शदीप सिंह के बारे में बात कर रहे थे, मुझे लगता है कि वो T20 वर्ल्ड कप में कंसिडर हो जाएंगी, क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण ये भी है कि भारत के पास लेफ्टी बॉलर बहुत ही कम है, गिने चुने ही हैं, और जिस तरीके से उन्होंने इस जो वर्ल्ड कप होने वाला है आगामी, वो इंडिया में नहीं हो रहा है, बाहर हो रहा है, तो वहाँ की कंडीशंस के हिसाब से अर्शदीप सिंह बेस्ट फिट है टीम के लिए, और लेफ्टी भी है। हमको आज भी याद है कि उन्होंने किस तरीके से पहले बॉल पे बाबर आजम को पहले बॉल पे LBW किया था, तो मुझे लगता है कि वो फर्स्ट चॉइस रहेंगे। सिराज तो है, देखिए सिराज भी है, लेकिन सिराज का जो T20 अभी जो इकोनॉमी चल रहा है वो कंसिस्टेंट नहीं है, कभी कम रन दे रहे हैं, कभी बहुत ज़्यादा रन खा जा रहे हैं। तो मैं अर्शदीप को ये भी मानता हूँ कि एक कंडीशनल बॉलर है, जिस तरीके से भुवनेश्वर कुमार है, लेकिन मुझे लगता है कि जहाँ बाहर होने वाला है जो T20 वर्ल्ड कप, वहाँ कंडीशंस अर्शदीप सिंह के साथ ही रहेंगे। सजल जी, एक और बॉलर है नाथन एलिस,
जी। पंजाब में हैं, फास्ट बॉलर। हाँ फास्ट बॉलर हैं। जी। मुझे ऐसा लगता है कि पंजाब को रबाडा, अर्शदीप सिंह और तीसरे रूप में नाथन एलिस को लाना चाहिए। उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? आ, लाना चाहिए, लेकिन मुझे ये नहीं लगता कि जैसे कि देखिए आपके पास सैम करन भी है, रबाडा भी है, अर्शदीप सिंह है, तो आप चौथा पेस बॉलर आज के मैच में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, अगर वो भी ऐसे विकेट पे जहाँ पर स्पिन ज़्यादा होती है। ये आप एक वो रख सकते हैं, ऑप्शन रख सकते हैं, मान लीजिए यार ग्रिप नहीं करी बॉल और स्पिन काम नहीं कर रहा, वैसे तो मुश्किल है ये स्पिन काम नहीं करना, तो आप एक काम करिए उनको सब्स्टिट्यूट पे रख लीजिए। अगर लगे कि हाँ फास्ट बॉलर जो है उनकी बॉल अच्छी जा रही है तो आप उनको बुला लीजिए अंदर, तब कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आज के मैच में मैं चौथे फास्ट बॉलर के साथ तो मुश्किल है जब आपके पास रबाडा, अर्शदीप सिंह हो और सैम करन हो आपकी टीम में। और फिर इसमें एक चीज़ और है कि एलिस को अगर रखेंगे तो रबाडा को हटाना पड़ेगा, जी। क्योंकि आप केवल 4 ओवरसीज प्लेयर रख सकते हैं। हाँ, ये बड़ी मतलब दुविधा हो जाती है जब आईपीएल में आते हैं, आप किससे निकाले किसको भेजे, बड़ी बड़ी दिक्कत होती क्योंकि है। आप 3 बैट्समैन को नहीं हटा सकते, सैम जी। करन, लिविंगस्टन और बैरिस्टो, ये 3 आपकी बैटिंग का मजबूत पक्ष है, और इनको अगर आप हटाते हैं तो फिर आप बैटिंग में कमजोर हो एक जाते वो हैं। भी आपके पास क्रिस वोक्स भी है। हाँ, क्रिस वोक्स भी हैं आपके पास। मतलब आपके जो खेमे हैं, जो पवेलियन में बहुत लोग बैठे हुए हैं, हाँ। इंतजार कर रहे हैं कि हमें कब मौका मिलेगा, लेकिन टूर्नामेंट लंबा है, मिल जाएगा किसी न किसी को, आते जाते रहेंगे सब। जी। तो उपेंद्र जी, आज के मैच में एलिस दोनों टीमों में से एक बल्लेबाज और एक गेंदबाज चुनिए। देखिए पंजाब में से तो मैं जॉनी बैरिस्टो को प्रदर्शन करते हुआ देखना चाहूँगा आज के मैच में और गेंदबाज के तौर पे मैं अर्शदीप सिंह को देखना चाहूँगा पंजाब से। और बाकी लखनऊ की तरफ से मैं चाहूँगा कि केएल राहुल प्रदर्शन करें, और गेंदबाज तो नहीं लेकिन मैं आयुष बरौनी को प्रदर्शन करते हुए देखना चाहूँगा। जी। सजल जी आप? जी देखिए, मेरा तो दोनों लखनऊ सुपर जायंट्स रहेगा। अगर क्विंटन डी कॉक आते हैं तो क्विंटन डी कॉक और आपके जो बॉलर है रवि बिश्नोई, वैसे मैं देखना इनको भी चाहता था केएल राहुल को, क्योंकि देखिए केएल राहुल को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चाएं है, वो आईपीएल को लेकर नहीं लेकिन T20 वर्ल्ड कप को लेकर, क्योंकि वहाँ से खबरें ये आ रही है कि मैनेजमेंट के थ्रू खबरें ये आ रही है कि केएल राहुल अपनी स्पॉट चाहते हैं T20 वर्ल्ड कप में, लेकिन वो बैटिंग करते हैं ओपनिंग, और इंडिया में T20 वर्ल्ड कप के लिए ओपनिंग के लिए भीड़ ज़्यादा है। आपके पास शुभमन गिल है, आपके पास यशस्वी जायसवाल है, रोहित शर्मा, आप इन तीनों में से तो मुझे नहीं लगता कि कोई हटने वाला है। तो कहा यह जा रहा था कि केएल राहुल अपनी ओपनिंग पोजीशन छोड़ के चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने वाले हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने नहीं किया। पहले मैच में उन्होंने ओपनिंग किया और ठीक ठाक रन बना दिए, लेकिन उतना ज़्यादा कोई खास स्ट्राइक रेट नहीं रहा। तो उनको देखना होगा कि क्या वो खेल पा रहे हैं, या फिर अगर अच्छा इस साल प्रदर्शन करते हैं तो उनके और श्रेयस अय्यर के बीच सबसे ज़्यादा एक कड़ी टक्कर होगी कि कौन टीम में आ रहा है। जी। बात हुई T20 वर्ल्ड कप की, तो उपेंद्र जी आपको नहीं लगता कि विराट कोहली बीते मैचों में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं? और देखिए मैनेजमेंट की तरफ से भी पहले भी संकेत मिल चुके हैं कि विराट कोहली और रोहित शर्मा खेल सकते हैं। रोहित शर्मा तो देखिए कंफर्म हो चुका है कि कप्तानी करेंगे। क्या विराट कोहली का लगता है कि वो खेलेंगे T20 वर्ल्ड कप? देखिए विराट कोहली बहुत बड़ा नाम है, उनको हटाने से पहले आप इस तरीके से देखिए कि मुंबई ने रोहित शर्मा को हटा के हार्दिक पांड्या को बनाया, उसके बाद इंडियन फैंस का रिएक्शन क्या रहा। विराट कोहली की फ़ैन फॉलोइंग इंडिया में बहुत ज़्यादा है, अगर आप उनको T20 वर्ल्ड कप में नहीं ले जाते हैं तो ये टीम इंडिया के लिए भी घाटा है, क्योंकि उनका अनुभव काम आएगा वहाँ पे और उनका प्रदर्शन काम आएगा। जैसे उन्होंने कल पारी को एंकर किया, भले टीम हार गई, लेकिन अगर वो जल्दी आउट हो जाते तो 182 का जो स्कोर बना है वो भी नहीं बनता। देखिए इस पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि हाँ, जैसे उन्होंने कहा कि विराट कोहली बेशक एक बड़े खिलाड़ी है, और कोई भी टीम ये नहीं चाहेगी कि इतना बड़ा खिलाड़ी जो एक्सपीरियंस्ड हो और इतने क्लिंच मैच को, इतने छोटे छोटे मैचेस को इतने मतलब कि जो बोला जाए कि जबड़े से अपनी जीत निकाली, तो वैसा कोई टीम नहीं चाहेगी कि मैं विराट कोहली को बाहर रखूँ। लेकिन हमको ये भी सोचना होगा कि देखिए आपके पीछे भी खिलाड़ी है, जैसे कि यशस्वी जायसवाल है और शुभमन गिल है, वो रन्स अच्छे बना रहे हैं। कल के मैच के बारे में थोड़ा सा मैं बात कर लूँ। देखिए कल के मैच में शुरू में अच्छा खेला विराट कोहली ने, लेकिन जिस तरीके से विकेट गिर रहे थे उन्होंने एंकर करना इनिंग चालू कर दिया। तो इस पर एक ESPN क्रिक इन्फो के वो भी है कमेंटेटर भी, उन्होंने ये कहा कि देखिए ये जो मैच हारा गया है, जो मैच हारा है RCB ने, वो ज़्यादातर उसमें जो पोर्शन है वो विराट कोहली का ही है, मतलब कि सबसे ज़्यादा विराट कोहली के कारण ही वो मैच हारा है। अगर इसके जगह
ऐसी कोई धीमी इनिंग अगर कोई केएल राहुल या फिर कोई पाकिस्तानी बैट्समैन या कोई दूसरा कोई खेलता तो शायद उनके बारे में हम अभी तक चर्चा करना चालू कर दें, लेकिन वो शायद विराट कोहली है, इसी के कारण हमने उस पर नहीं की है। अगर आप 60 बॉलों पर 80 के आसपास रन बना रहे हैं और वो भी माफ़ कीजिए चिन्नास्वामी स्टेडियम में, जहाँ पर छक्के चौकों की बरसात होती है, मतलब फील्डर तो वहाँ पर एक दर्शक है, सिर्फ और सिर्फ उसके सर के ऊपर से ही बॉल जाती है। तो मुझे नहीं लगता कि विराट कोहली, अगर इतना बड़ा उनका कद है बैटिंग में, तो इस तरीके की उनको बल्लेबाजी करनी चाहिए। तो उनको कल एक सेंसिबल इनिंग खेलनी चाहिए था। आखिरी में दिनेश कार्तिक जब आए तो उनको भी मारना चाहिए था। ये तो बोला जा रहा था कि 2 पेस विकेट है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि अगर 2 पेस विकेट है तो सामने वाली टीम के लिए भी हो। ऐसा क्यों हुआ कि 17 ओवर में ही उन्होंने आपका टारगेट चेस कर दिया? इसलिए तो उनको खेलना पड़ेगा, उनको अपनी जिम्मेदारियाँ समझनी पड़ेंगी कि वो किस कद के प्लेयर है और किस तरीके से उनको बैटिंग करके अपनी टीम को जिताना है। उपेंद्र जी, आखिरी सवाल, क्या अगर कल विराट कोहली 60 गेंदों पर अच्छे स्ट्राइक रेट से रन मार देते और अपने स्कोर में जो कल आरसीबी का स्कोर बना उसमें 40 या 50 रन और ज़्यादा होते, तो क्या कल आरसीबी मैच में टक्कर दे सकती थी केकेआर को? जी बिल्कुल, क्योंकि वो 16-17 ओवर में जीते हैं, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। अगर 40-50 रन ज़्यादा होते उनके स्कोर में, 182 की जगह स्कोर 220 या 222 होता, तो बिल्कुल ये कांटे का मैच हो जाता। लेकिन सुनील नरेन ने जिस तरीके की बल्लेबाजी की, उसके बाद उन्होंने मैच को 60-40 से सीधा 80-20 पे ला दिया। 80% केकेआर की तरफ मैच कर दिया उन्होंने केवल शुरुआत के 6 ओवर में। क्योंकि देखिए आप, वो जैसे गंभीर के कैप्टनसी टाइम में केकेआर खेलती थी कि नरेन आते थे और शॉट मारते थे, आधा मैच वहीं ख़त्म हो जाता है। क्योंकि गेंदबाज जब आपके मुख्य गेंदबाज हैं, जहाँ पे आपको विकेट लेना चाहिए पावर प्ले में, वहाँ पे 80+ स्कोर हो जाता है तो मैच ख़त्म हो गया। 14 ओवर में आदमी आधे रन तो बना ही लेगा। इसलिए विराट कोहली थोड़ा, मतलब हो सकता है, देखिए किस्मत की बात होती है, किस्मत भी कह सकते हैं। खैर हाँ, जैसा उन्होंने बोला कि वो विराट कोहली है इसलिए शायद हम इतनी बात नहीं कर पा रहे, वो भी बात है। लेकिन एक मैच के आधार पर हम उनको जज नहीं कर सकते। उन्होंने बाकी कई मैचों में ऐसे है कि वो अकेले खड़े होकर जिताया उन्होंने मैच को, और अकेले अच्छे स्ट्राइक रेट से रन बनाए। इसमें मैं एक आखिरी बात ऐड कर दूं कि कल मैं पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस सुन रहा था श्रेयस अय्यर की, तो उन्होंने ये कहा कि जिस मकसद से हमने सुनील नारायण को भेजा है ऊपर, उस मकसद में वो कामयाब रहे। उन्होंने कहा कि हम सुनील नारायण को इसलिए भेजते हैं पावर प्ले में क्योंकि लेफ्टी गेंदबाज, माफ़ कीजिए बल्लेबाज है, और उनको सिर्फ और सिर्फ जो फील्ड है उसको क्लियर करना है। और हम पिछले सालों में ये भी देखे, जब गंभीर ने कैप्टनसी छोड़ी और एलएसजी जब ज्वाइन किया था, तो सुनील नारायण बल्लेबाजी के लिए नहीं आते थे ऊपर वाले क्रम में, नीचे ही आते थे। लेकिन जैसे ही गंभीर यहाँ जुड़ गए फिर से वो ऊपर वाले क्रम में आ गए, यानी कि वो जानते हैं कि वो किस तरीके से बल्लेबाजी कर सकते हैं और आउटफील्ड को क्लियर कर सकते हैं वो। सचल जी, इसी से जुड़ा बहुत ज़रूरी सवाल कि कल फैफ डु प्लेसी मैच के दौरान उन्होंने कहा कि जो बल्लेबाजी के लिए पिच कठिन थी जी, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि वो कहीं ना कहीं बहाना मारते नजर आए? नहीं, मुझे नहीं लगता। ठीक है, ये तो एक टेक्निकल बात हो गई कि सबसे पहले ये कहा गया कि 2 पेस विकेट है ना, कभी बॉल धीरे आ रही, कभी मतलब एक एंड से कभी बॉल धीरे आ रही है और एक एंड से बहुत ज़्यादा स्पीड आ रही है। लेकिन जब मैं दूसरी ओवर का जब बात सुन रहा था केकेआर की, तो केकेआर ने ये कहा कि जब सेकंड इनिंग आई तो बैट पे बॉल बहुत ज़्यादा ही अच्छी आ रही है, मतलब कि एक तरीके से ट्रू विकेट बन गई थी। तो ठीक है, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ये खामी आरसीबी के बैटिंग लाइनअप में थी। और जो चयन किया गया था, जब आपने मैक्सवेल को ऊपर उतारा है तो उसके बाद आपको डीके को लाना चाहिए, डीके को ज़्यादा बॉल देना चाहिए। देखिए मैक्सवेल के बाद 2 बैट्समैन आए, दोनों 3-3 बॉल पर आउट हो गए। अगर मान लीजिए 6 बॉल अगर दिनेश कार्तिक को मिल जाते उस वक्त, तो 3 या 4 छक्के, मान लीजिए 3 छक्के या 2 चौके अगर बन जाते, तो ये मैच थोड़ा सा कहीं पर ज़्यादा रोमांचक हो जाता। आज लखनऊ के इकाना स्टेडियम में मैच नंबर 11 खेला जाना है और पंजाब के किंग्स और लखनऊ के सुपर जायंट्स दोनों आज मैच में जीत के लिए अपने कदम बढ़ाएंगे। आप दोनों का जुड़ने के लिए हमारे साथ धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए 30 आवर्स।